हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ टर्म को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी हेल्थ के बारे में बात की जाएगी इस चैप्टर में, कि कैसे जो है वो चीज़ें अच्छे से मेंटेन की जा सकती हैं। लेकिन डब्ल्यू ने ये बोला है, डब्ल्यू क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी हो, साथ ही साथ में जो पर्सन है वो फिजिकली, इमोशनल एंड बिहेवियर एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए। इंडिया उन फर्स्ट कंट्रीज में आता है जिन्होंने अपने यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंडिया ने प्रोग्राम जो है वो 1951 में लॉन्च किया था। शुरुआत में इस प्रोग्राम का फोकस ये था कि फैमिली प्लानिंग जो है वो कैसे अच्छे से की जाए, लेकिन बाद में इसी प्रोग्राम में कुछ और चीजें ऐड की गई और फिर इसका एक अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया, जिसको आज हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन फोकस ये रहा कि जो भी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, उसमें सेक्स को लेकर के एक बेसिक अवेयरनेस हो, लोगों को बेसिक बातें जो है वो पता होनी चाहिए। मैरिज की जो एज ग्रुप है वो लोगों को पता होना चाहिए, ताकि एक परफेक्ट एज में बच्चों की शादी की जाए। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है इसमें गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करे और साथ ही साथ में कुछ एनजीओ जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। कैसे हेल्प करेंगे? ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाए और जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिए जाएं। अब ये अवेयरनेस फैलाने में पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, ये सब जो हैं वो मिलकर के हेल्प करें, और टीचर्स जो हैं वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में ये भी बोला गया कि जो एमनियोसेंटेसिस है उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? जब भी कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में जो फीटस प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ कुछ लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो फर्स्ट लेयर है इसको एमनियोन लेयर बोलते हैं। तो फीटस और एमनियोन लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको एमनियोन फ्लूइड बोलते हैं। एक्चुअली इन लेयर का फॉर्मेशन जो है वो, जो ये फीटस है इन्हीं की कुछ सेल्स से इनका फॉर्मेशन हुआ होगा। तो यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इसमें भी कुछ सेल्स रह जाती हैं। सेल्स हैं तो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो इन सेल्स को जो है वो बाहर निकाल करके फिर पता लगाया जाता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो 44 प्लस XX है या फिर 44 प्लस में XY है। अगर XX है तो मतलब वो फीमेल है बच्चा, और अगर XY है तो मेल है बच्चा। तो इसके बेसिस पर पता लगा करके अगर फीमेल है तो इंडिया में क्या होता था कि इसको लेकर के जो भी फीमेल फिटिसाइड है उसका अबॉर्ट करवा दिया जाता था। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर इसको बोला गया, को किसी फैमिली में कोई बच्चा हुआ और उसको जेनेटिक डिसऑर्डर है और वो नेक्स्ट बेबी प्लान कर रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं, अगर उनको लग रहा है कि नेक्स्ट बेबी में इश्यू ना हो, तो इस तरीके के इशू को सॉल्व करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए जो है वो एमनियोसेंटेसिस किया जा सकता है। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में ये बोला गया है कि हम रिसर्च के ऊपर भी फोकस करेंगे, और जो रिसर्च है उसी के तहत सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो लॉन्च की है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद कर लेना। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताती हूँ, कुछ यहाँ पर फैक्ट दे रखे हैं। देखो, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 1900 के टाइम में 2 बिलियन थी, 2000 के टाइम में 6 बिलियन थी, और 2011 में 7.2 बिलियन जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। इसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया में पॉपुलेशन 350 मिलियन थी। 2000 पे इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1 बिलियन पहुंच गई, और 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गई है। तो किसी भी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कि इस एरिया में बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो। बर्थ रेट का मतलब ये है कि नेटिलिटी ज़्यादा हो। इस एरिया में जो डेथ रेट है वो कम हो, मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो। इस एरिया में जो है वो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, यहाँ से बहुत कम संख्या में लोग जो है वो बाहर जा रहे होंगे। इसका रीजन क्या होगा कि इस एरिया में अच्छे रिसोर्सेज होंगे, और जहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज होते हैं वहीं पर पॉपुलेशन जो है वो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है। दूसरा, इस एरिया में जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी क्या हो, डिक्रीज हो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि डिलीवरी के टाइम में जो मदर की डेथ हो जाती है, तो जब ये डिक्रीज होगी तो ज़्यादा मदर्स जो हैं वो उस एज ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगी, ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलेगी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी कम हो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये है कि 1 साल से छोटी एज का बच्चा जो है उसकी एज ग्रुप इन्फेंट उसको बोलते हैं। इंडिया में अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें
2011 सेंसस का डाटा ये कहता है कि इंडिया में जो ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है। मतलब 1000 लोगों पर इंडिया में सिर्फ 20 लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब देखो, मान लो 50 लोग जो हैं वो एक साल में डेथ होती है, तो 50 लोग वो तो पैदा हो रहे हैं, वो तो इसको इक्वल कर दिए। इसके अलावा 20 लोग जो हैं वो और बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहे, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इसके लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन को मैं अगर आपको समझाऊं तो कॉन्ट्रासेप्शन दो तरीके के हो सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन परमानेंट भी हो सकता है कि परमानेंटली कपल ये चाहता है कि उसको बच्चे नहीं चाहिए, या फिर कुछ टाइम के लिए कपल ये चाहता है कि अभी कुछ टाइम के लिए बच्चे नहीं चाहिए, बाद में जो है वो बच्चे कर सकते हैं। परमानेंट परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के दो तरीके हैं कि फीमेल में क्या किया जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके बांध दिया जाता है, और मेल जो है उसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध दिया जाता है। तो इससे मेल और फीमेल गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे। जब फ्यूज नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। टेम्परेरी में कुछ नेचुरल मेथड होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल मेथड होते हैं। नेचुरल मेथड में फेलियर रेट ज़्यादा है, इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। नेचुरल मेथड में एक तो ये आता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का 10 से 17 डे जो है वो ओवुलेशन डे माना जाता है, तो इस टाइम में सेक्सुअल रिलेशन ना बनाई जाए। दूसरा ये है कि जब इंसेमिनेशन होना हो उस टाइम में मेल पार्टनर अवेयर हो और पेनिस जो है उसको वेजाइना से बाहर निकाले, ताकि जो सीमन है वो फीमेल की बॉडी में ना जाए। और एक तरीका ये है कि अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली मदर है, तो उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन एफएसएच और एलएच जो है उनको सप्रेस करके रखता है, जिसकी वजह से जब एफएसएच और एलएच जो है वो सप्रेस रहेंगे तो फोलिकल नहीं बनेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन इसका बेसिक तरीका ये है, लैक्टेटिंग मदर जो है उसको इंटेंस फीडिंग करवानी होती है। अब देखो, नेचुरल मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फेलियर रेट जो है वो बहुत हाई है। तो आर्टिफिशियल कुछ तरीके बनाए गए ताकि प्रेगनेंसी ना हो। इसमें एक तो होते हैं कॉन्डोम, मेल और फीमेल दोनों के लिए बने होते हैं, और कॉन्डोम जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो उसको भी रोकते हैं। पिल्स, दवाइयाँ, गोली, फीमेल जो है वो माउथ से इसको कंज्यूम कर सकती है। तो इसमें दो तरीके की पिल्स होती है, एक हार्मोनल मतलब स्टेरॉइडल। इसमें क्या किया जाता है, या तो प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होगा हार्मोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस में ईस्ट्रोजन प्रेजेंट होगा। ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन मिलकर के क्या करते हैं, देखो प्रोजेस्टेरोन अकेला क्या करेगा, सर्विक्स का जो माउथ वाला एरिया होता है उसको थिक बना देता है, वहाँ पर म्यूकस का डिपोजिशन कर देता है। दूसरा, प्रोजेस्टेरोन अगर ज़्यादा होगा तो इसमें वही एफएसएच एलएच को सप्रेस करके रखेगा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा, फोलिकल नहीं बनेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो है इसमें भी क्या होता है, वही सेम कहानी, एफएसएच और एलएच को सप्रेस करके रखेगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, ये प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन की जो टेबलेट है वो 21 डेज के लिए डॉक्टर बोलता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ उसके 3 to 5 डेज के अंदर ये गोलियां स्टार्ट कर दो, और 21 डेज के बाद में इसको बंद कर दो। तो जब 21 डेज के बाद में बंद करेगा तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन वाली टेबलेट है, इसमें ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम यूट्रस की थिकन होगी, तो जैसे ही गोलियां बंद करेंगे वैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसमें देखने को मिलता है। अब एक होती है नॉन स्टेरॉइडल सहेली। सहेली कैसे काम करती है, सहेली यूट्रस में जो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर होंगे, भाई ईस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, और हार्मोन ब्लड के थ्रू आएगा और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है इसको प्रोलिफरेट करवाता है, इसको थिकन करवाता है। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन के कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे जिनके साथ में अटैच होता होगा, तब जाकर के सेल में अंदर इसकी एंट्री होती होगी। तो ये जो ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर है इनको बाइंड कर देता है, मतलब इनको क्लोज कर देता है कि ईस्ट्रोजन से बाइंड ही नहीं हो पाए और ईस्ट्रोजन जो है वो अपना काम ही ना कर पाए। जब ईस्ट्रोजन अपना काम नहीं कर पाएगा तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो थिकन नहीं होती है, और जब थिकन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन इसको सिक्रेटेड नहीं बनाएगा। तो इसमें ओवुलेशन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है अगर सहेली कोई कंज्यूम कर रही है तो, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, सहेली जो टेबलेट है वो वीक में एक दिन लेनी होती है। इसके अलावा एक डिवाइस है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसमें फीमेल का जो यूट्रस वाला पार्ट है वहां पर कुछ डिवाइस डाली जाती है, जैसे कि कॉपर टी हो गया, मल्टी लोड 375 हो गया, ठीक है। या फिर इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है वो फीमेल इंजेक्शन लगवा सकती हैं या बॉडी में कुछ इम्प्लांट करवा सकती हैं, जिसमें भी सेम इसी तरीके के हार्मोन निकलते रहेंगे और उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब इसके बाद में जो टॉपिक है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर किसी रीजन से प्रेगनेंसी हो गई और कपल जो है उस प्रेगनेंसी को नहीं चाहता है, जैसे कि मान लो कॉन्डोम यूज़ किया और कॉन्डोम ने परफेक्टली काम नहीं किया तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो गई, या फिर
कोई रेप हो गया, इसकी वजह से प्रेगनेंसी देखने को ली, तो फीमेल चाहती है कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो पहले क्या होता था कि एमनियोसेंटेसिस के थ्रू फीमेल फिटिसाइड का पता लगा दिया जाता था और फिर जो है अबॉर्ट करवा दिया जाता था। लेकिन 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया कि मेडिकल टर्मिनेशन आप करवा तो सकते हो प्रेगनेंसी को, लेकिन उसके कुछ वैलिड रीजन होने चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर प्रेगनेंसी को रिमूव करवाना है तो 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी अगर है तो उसमें सिर्फ एक डॉक्टर जो है वो अपनी कंसल्ट दे और बताए कि हाँ प्रेगनेंसी को रिमूव किया जा सकता है, नहीं। और 12 वीक से ज़्यादा और 24 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो इसमें क्या करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे। इसके बाद में टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मतलब सेक्सुअल रिलेशन के दौरान मेल या फीमेल को आपस में कोई इन्फेक्शन देखने को मिले तो उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसी को विनीरियल डिजीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। इसमें बहुत सारी डिजीज हो, इसमें जो डिजीज है उनको क्योर भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ डिजीज हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पिस और HIV इन्फेक्शन, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। 15 टू 24 एज ग्रुप जो है उसमें सबसे ज़्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक तो किसी भी अननोन पर्सन के साथ में सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए जाए या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ में रिलेशन ना बनाए जाए, और जब भी सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाए तो कंडोम का यूज किया जाए, और अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिखता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि मोर देन 2 ईयर्स से अगर कोई कपल जो है विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है और तब भी जाकर के उनमें प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिल रही है तो उस इशू को हम बोल देंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का जो सॉल्यूशन है जिन हॉस्पिटल में किया जाता है उनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के नाम से जाना जाता है, और इसमें कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। अगर कोई कपल जो है वो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं देख पाता है तो कुछ आर्टिफिशियल तरीके डेवलप किए गए हैं ताकि प्रेगनेंसी हो सके। अब इनके कौन कौन से तरीके हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, दो जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको बोला जाता है ART। ART का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अब ART में देखो, कपल है मतलब मेल है और फीमेल है, या तो प्रॉब्लम मेल में हो या प्रॉब्लम फीमेल में हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोनों में ही प्रॉब्लम हो। अगर मेल में प्रॉब्लम है, मेल जो है वो प्रॉपर अपना सीमन फीमेल की बॉडी में नहीं डाल पा रहा है, तो इसके लिए एक टेक्निक डेवलप की गई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और इसमें मेल का जो सीमन है उसको कलेक्ट किया जाता है और आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, और इसके अलावा फीमेल का जो यूट्रस है उसमें भी ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगर सिर्फ वेजाइना में सीमन को डाला जा रहा है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोला जाता है, और यूट्रस में ट्रांसफर किया जा रहा है तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोला जाता है। अगर फीमेल जो है उसमें प्रॉब्लम है, फीमेल का यूट्रस जो है वो हेल्दी है लेकिन फीमेल में प्रॉपर तरीके से गैमेट नहीं बन पा रहे हैं, किसी फीमेल डोनर से गैमेट जो है वो लिए जाते हैं और फिर फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें गैमेट ट्रांसफर किए जाते हैं, जिस टेक्निक को बोला जाता है गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। अच्छा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसमें दोनों में ही जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है जिसको इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब टेक्निक कुछ ऐसी है कि मेल फीमेल दोनों में प्रॉब्लम हो तो इसमें मेल से गैमेट, फीमेल से जो है वो गैमेट उसको लिया जाता है, या फिर अगर दोनों से गैमेट नहीं बन पा रहे हैं तो डोनर से गैमेट लिए जाते हैं और बॉडी के बाहर लैब में जो है उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी में। अगर जो एम्ब्रियो है वो 8 सेल का बन गया है तो फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, इसको बोल दिया जाता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। 8 से ज़्यादा सेल का एम्ब्रियो बन गया तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, इसको बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसके अलावा एक टेक्निक और होती है ICSI। अभी मैंने बोला कि मेल फीमेल दोनों में प्रॉब्लम है तो गैमेट्स को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करवाया जाता है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मेल का जो स्पर्म है वो इतना पावरफुल है ही नहीं कि जो एग है उसको पेनिट्रेट कर पाए, तो इसमें क्या किया जाता है आर्टिफिशियली जो स्पर्म है उसको इस सेकेंडरी ओसाइट में एंट्री करवाया जाता है, जिसको बोला जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर है जिसमें हमने हर एक फैक्ट को कवर